डियर स्टूडेंट्स, तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लास्ट वीडियो में हमने एनएमआर का प्रिंसिपल जो है डिस्कस किया था। और एनएमआर प्रिंसिपल में मैंने आपको समझाया था कि जब हमारे पास जैसे हम क्योंकि हम प्रोटॉन एनएमआर पढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रोटॉन्स जो होते हैं नॉर्मली, अगर हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया हुआ है तो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में अपना उनका मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो किसी भी मतलब डायरेक्शन में हो सकती है। ठीक है, इस तरह से वो रैंडमली ओरिएंटेड है। अब अगर जैसे ही हम उस पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ठीक है, जिसको हम एच नॉट या फिर बी नॉट से शो कर रहे हैं, तो जैसे ही इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो हमारे न्यूक्लियस है ये या तो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये दिखा रखी है इस तरह से, और अगर ये अपने आप को ऐसे ओरिएंट कर रहे हैं तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट करना, और इस स्टेट को हम बोल रहे थे अल्फा स्पिन स्टेट। या फिर ये क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट कर लेंगे, और इसको हम बोल रहे थे बीटा स्टेट। ठीक, और उसके बाद साथ ही साथ क्या होगा, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये इन न्यूक्लियाई पर एक टॉर्क लगाता है, यानी एक फोर्स लगाता है, और फोर्स की वजह से क्या होता है, ये न्यूक्लियस जो अपनी एक्सिस पर तो स्पिन कर ही रहे थे, फिर क्या करते हैं, टॉर्क के बाद, इस फोर्स के बाद क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की जो एक्सिस होती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस, उसके अराउंड भी ये रोटेट करना शुरू कर देते हैं, और उस रोटेशन को हम बोल रहे थे प्रिसीजन। और इस प्रिसीजन को हम लार्मर प्रिसीजन बोलते हैं, और इस प्रिसीजन की अपनी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम लार्मर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इस कंडीशन में जब हम इस पर कोई रेडियो वेव डालेंगे, तो जब इन न्यूक्लियाई के प्रिसीजन की फ्रीक्वेंसी यानी जो लार्मर फ्रीक्वेंसी है इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी, तब ये क्या करेंगे, ये न्यूक्लियर स्पिन स्टेट जो है इनकी चेंज हो जाएगी, ये जो है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चले जाएंगे, मतलब न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन होगा। लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाने का मतलब होता है कि अल्फा स्पिन स्टेट जो पहले थी अब वो बीटा स्पिन स्टेट में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा इसका बेसिक प्रिंसिपल, और आज हम इसमें बात करने जा रहे हैं शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट्स, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अराउंड हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन नेकेड तो होगा नहीं, अकेला हाइड्रोजन तो होगा नहीं, हाइड्रोजन कहीं ना कहीं बॉन्डेड जरूर होगा। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि जब हाइड्रोजन किसी ऐसे एटम से अटैच्ड है जहां पर वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम सर्कुलेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां देख लेते हैं क्या लिखा है कि हाइड्रोजन एटम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बॉन्डेड विद अदर एटम्स लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्स्ट्रा। तो क्या है कि जितने बाय सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हम उसमें अगर देखें तो उसमें हाइड्रोजन किस किस से अटैच होगा, या तो कार्बन से अटैच होगा या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये हेट्रो एटम से अटैच होगा, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, और किस सिग्मा बॉन्ड से, जब हम सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी वो सिग्मा बॉन्ड से अटैच है इन सब एटम से। ठीक, तो इससे क्या होगा, 10 हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। इसका ये मतलब हुआ कि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होगा। ठीक है, तो फिर क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एच नॉट, इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग अ न्यूक्लियस स्टार्ट टू सर्कुलेट परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एच नॉट। अब क्या है कि अगर सपोज हम ये बोल रहे हैं, जैसे ये कार्बन हो गया और ये हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर हम इसको प्रोटॉन भी बोल रहे हैं, हाइड्रोजन न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये प्रोटॉन भी बोल सकते हैं इसको हम। तो इसके जो है कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉन्ड में। तो ये सिग्मा, और हमने ऐसे किसी कंपाउंड को जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के की वजह से ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के चारों तरफ फिर से रोटेट करना शुरू कर देते हैं, आप ये समझ, सर्कुलेट कर रहे हैं वो। ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये जो अगर हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगाया हुआ है तो ये परपेंडिकुलर इस तरह से रोटेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, ये और ये, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं कि अगर हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है तो इनका रोटेशन कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ दीज सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट्स अ सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स पर होता है चार्ज, और चार्ज सर्कुलेट जब करता है, चार्ज में अगर मूवमेंट है, चार्ज में रोटेशन है कहीं पर भी, तो ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि वो हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, जैसे हमारा प्रोटॉन भी एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा था। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेंगे, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और इसको हम एच आई से, आई फॉर इंड्यूस्ड,
HI से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रोटॉन के मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन से जो जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड उसी के बारे में यहाँ बात करेंगे। तो दिस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H0 इन द रीजन ऑफ द न्यूक्लियस एज डिपिक्टेड इन द फिगर। अब देखो यहाँ पर समझो इस चीज को, ये सपोज हमारा एक न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, जिसमें हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, लेकिन हम क्योंकि प्रोटॉन के बारे में बात करें तो हम सिर्फ प्रोटॉन बोलेंगे इसको, ठीक है। नहीं, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन तो होते नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गई हूँ, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए हम इसको हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को प्रोटॉन भी बोल रहे हैं, ठीक। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर प्रोटॉन हुए। अब ये न्यूक्लियस है हमारा, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेट कर रहे हैं, और ये हमने सर्कुलेशन दिखा रखा है ये इस तरह से, ठीक है। और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये सर्कुलेशन होता है, तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ये दिखा रखी है, और इसके परपेंडिकुलर जो हैं ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेट कर रहे हैं। और जो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके सर्कुलेशन की वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस हो जाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसको हम इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर हम उसकी डायरेक्शन पर ध्यान दें, देखिए ये डायरेक्शन इस तरह से दिखाई गई है ये, ठीक है। और इसमें एरो कहाँ जा रहा है, बाहर की साइड ये एरो ऐसे है, और जब हम ये न्यूक्लियस के पास आ रहा है तो ये एरो इस तरह से बन जा रहा है, ठीक है। उल्टा एरो क्यों, क्योंकि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने सीधा एरो बना रखा है, और जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो उल्टा, ठीक है। और भी अगर हम और मैग्नेटिक लाइंस इसकी शो करेंगे तो हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। इसको अगर हम पूरा मिला दें तो आप देख रहे हैं न्यूक्लियस के पास, मतलब न्यूक्लियस से बाहर की साइड इसकी डायरेक्शन इस तरीके की है जो मैंने यहाँ बना रखी है, ये ऐसी वाली, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस के पास अगर आप दोनों साइड ध्यान दें, यहाँ पर भी ऐसे ही मैग्नेटिक लाइंस आ जाएंगी, जिनकी मैग्नेटिक फील्ड, जब हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएंगे तो ये उल्टा दिखा रहे हैं, ठीक। तो इससे क्या हो रहा है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऊपर दिखा रखी है, लेकिन जो न्यूक्लियस के पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है उसकी डायरेक्शन हमने उल्टी दिखाई हुई है। तो इसका मतलब ये जो हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम HI से डिनोट कर रहे हैं, ये इस H0 को अपोज ही तो कर रहा है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन उल्टी है। तो ये इस तरह से जनरेट होता है कि ये इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अपोज करता है, ठीक। अच्छा, अब इस अपोज करने से होगा क्या, तो द न्यूक्लियस experiences a weaker magnetic field than the applied magnetic field। अब क्या हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास वो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो उल्टी डायरेक्शन में है, तो जितना हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया होगा उसको तो उतना वो फील नहीं कर पाएगा, ठीक है, उससे थोड़ा सा कम फील करेगा। क्यों, क्योंकि उसके आसपास जो है एक शील्डिंग हो गई है। शील्डिंग किस चीज की हो गई है, उस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड की जो उसको अपोज कर रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो ऐसे न्यूक्लियस को हम कहेंगे इट इज सेड टू बी शील्डेड, और दिस टाइप ऑफ शील्डिंग इज टर्म्ड एज डाईमैग्नेटिक शील्डिंग, और ऐसी शील्डिंग को हम कहते हैं डाईमैग्नेटिक शील्डिंग, और इस इफेक्ट को हम बोल देते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग का मतलब आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ एक शील्ड बन गई है उस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की, और वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि उसको अपोज कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, इसलिए जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस न्यूक्लियस पर लगाया था वो अब उसको फील नहीं कर पा रहा। देखो इसको आप किस तरह से समझ सकते हो, मान लीजिए ये एक रूम है, ठीक है, रूम के अंदर हम बैठे हुए हैं, ठीक, बाहर यहां पर जो है सन है, सन मतलब सूरज जो है, ठीक है। अब आप सोचिए जब हम इस दीवार के अंदर यानी जब हम इस रूम के अंदर हैं तो सन जितनी लाइट भेज रहा होगा, यानी सन में जितनी गर्मी है, सपोज गर्मी तो होती है सनलाइट में, ठीक है, तो क्या हम रूम के अंदर उस गर्मी को उतना फील कर पाएंगे जितना ये गर्मी भेज रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम इस रूम के अंदर हैं। तो जो रूम की दीवारें हैं ये हमारे बीच में और इस सन के बीच में एक शील्ड का काम कर रही हैं, इसीलिए हमें अंदर धूप कम महसूस हो रही है। लेकिन अगर हम बैठे हों बाहर तो बाहर तो हमें सनलाइट बिल्कुल डायरेक्टली मिलेगी, और जब डायरेक्टली मिलेगी तो यहाँ पर हमें धूप ज़्यादा तेज लगेगी जब हम रूम के बाहर होंगे, क्योंकि हमारे और सन के बीच में कोई शील्ड है ही नहीं, कोई दीवार नहीं है। जबकि जब हम रूम के अंदर बैठे थे तो हमारे और सन के बीच में एक दीवार आ गई थी। और ठीक ऐसा ही न्यूक्लियस के केस में होता है। ये अगर हमारा न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अराउंड एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया है जिसने उसको शील्ड कर दिया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ना फील कर पाए वो उतना जितना हमने उसको दिया, ठीक है। तो जितना हमने लगाया ये जो न्यूक्लियस है हमारा, ये उसको उतना फील नहीं कर पा रहा है, उससे थोड़ा सा कम फील करेगा, ठीक है। और जो वो फील कर पा रहा है उसको हम H इफेक्टिव से दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो इस टाइप की जो शील्डिंग हो गई उसको हम बोलेंगे कि ये, यहाँ पर हम इसको टर्म दे रहे हैं कि ये शील्डिंग इफेक्ट है, और ऐसा न्यूक्लियस जो है वो शील्डेड कहलाएगा, ठीक। अब आगे लिखा हुआ है कि शील्डिंग इफेक्ट्स ऑपरेट्स इक्वली थ्रू
स्पेस, तो स्पेस में ये बिल्कुल इक्वली ऑपरेट होता है और इस कारण ड्यू टू दिस रीजन दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज आइसोट्रॉपिक इफेक्ट। और क्योंकि ये इक्वल इक्वल लग रहा है सब जगह, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि ये इफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट, इस वाले शील्डिंग इफेक्ट को हम आइसोट्रोपिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आइसो मीन्स होता है बिल्कुल सेम, इक्वल, ठीक, एक जैसा। अब द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो भी इलेक्ट्रॉन के अराउंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना ज्यादा हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे उतना ज्यादा ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उतना ज्यादा ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। यानी हम इसको दिखा सकते हैं एच आई प्रोपोर्शनल टू एच जीरो। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हम यहां पर एक वो जो क्या कहते हैं इसको सिंबल लगा देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको हम बोल रहे हैं सिग्मा से लगा देते हैं। तो एच आई को हम डिनोट कर सकते हैं सिग्मा एच जीरो से। ठीक है, तो सिग्मा क्या हो गया, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया जिसको कि हम कहते हैं ये एक शील्डिंग पैरामीटर है, यानी इसकी वजह से हम शील्डिंग को मेजर कर सकते हैं। तो द वैल्यू ऑफ शील्डिंग पैरामीटर इज अ फ्रैक्शन बिटवीन 0 एंड 1। 0 एंड 1 के बीच का ये फ्रैक्शन होता है। अगर सिग्मा इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है नो शील्डिंग। ठीक है, और सिग्मा इज इक्वल टू 1 है तो वहां पर है कंप्लीट शील्डिंग। ठीक है, तो द फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय प्रोटॉन ऑफ द कंपाउंड ड्यू टू शील्डिंग दस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो अब हम जो वो प्रोटॉन अब उस फील्ड को, माने जो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एच इफेक्टिव अब कितना हो जाएगा, एच नॉट तो उसको फील ही नहीं हो रहा है क्योंकि उसके बाहर एच आई लगा हुआ है। तो जब हम एच नॉट में से एच आई को माइनस कर देंगे तो उतना मैग्नेटिक फील्ड जो है ये फील कर पा रहा है न्यूक्लियस, तो उसको हम एच इफेक्टिव से डिनोट कर रहे हैं। तो एच नॉट लिखा, फिर एच आई को हमने अभी ऊपर लिखा है वो सिग्मा एच नॉट के इक्वल है, तो हम एच आई की यहाँ पर वैल्यू रख देंगे सिग्मा एच नॉट, और फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एच नॉट को कॉमन लिया 1 माइनस सिग्मा आ गई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई। तो इस इक्वेशन से हमें क्या मालूम पड़ा, वी कैन सी दैट मोर इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा द लेस इन एच इफेक्टिव। यानी सिग्मा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, और सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है शील्डिंग जितनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो शील्डिंग अगर जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो जो हमारा न्यूक्लियस है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड को उतना ही कम महसूस कर पाएगा, तो एच इफेक्टिव की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। ठीक है ना बेटा, तो ये एक बेसिक सी चीज थी बेटा, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। शील्डिंग क्या हुई, बस कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने न्यूक्लियस को रखा, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स ने सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस किया और इस तरह से इंड्यूस किया कि उसकी डायरेक्शन जो थी न्यूक्लियस पर ठीक ऑपोजिट थी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, इसलिए जो हमारा न्यूक्लियस था इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को उतना फील नहीं कर पा रहा था जितना हम इसको दे रहे थे, ये उससे थोड़ा सा कम फील कर पा रहा था। क्यों, क्योंकि यहां पर ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो गया। तो कितना फील कर पा रहा था इसको हम कैसे निकालेंगे, कि अगर हम एच नॉट में से इस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को माइनस कर देंगे, तो वही हमने यहाँ पर माइनस करके दिखाया। और सिग्मा हमने क्या लिखा कि ये शील्डिंग पैरामीटर है, तो सिग्मा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी शील्डिंग उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा शील्डिंग होगी हमारा न्यूक्लियस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को उतना कम फील कर पाएगा, इसलिए एच इफेक्टिव की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। ठीक, अब तो क्या होगा, द इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड यानी एच इफेक्टिव जो है एट द शील्डेड प्रोटॉन इज ऑलवेज वीकर देन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फॉर रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के लिए जितनी हमें जरूरत है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितना लगाया है रेजोनेंस के लिए हमें उतनी ही जरूरत होती है। तो अब अगर वो उससे कम फील कर रहा है, और यहां पर वो कमी फील कर रहा है क्योंकि ये कह रहे हैं कि ऑलवेज, और होता भी है ऑलवेज वीकर, इस वजह से वीकर होता है। ठीक है, तो दस द अप्लाइड फील्ड मस्ट बी इंक्रीज। तो अब हमें रेजोनेंस के लिए तो हमने लगाया था बहुत ज्यादा, उस ज्यादा वाले को तो वो फील ही नहीं कर पा रहा है और उसी पर रेजोनेंस होनी है। तो अगर रेजोनेंस को हमें शो करना है तो हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो यही बात इसमें बताई गई है कि दस द अप्लाइड फील्ड मस्ट बी इंक्रीज फॉर रेजोनेंस टू अकर एट अ गिवन, बिकॉज एट अ गिवन वैल्यू लिख लीजिएगा इसको, बिकॉज प्रोटॉन विल रेजोनेट ओनली एट एच नॉट एंड नॉट एट एच इफेक्टिव फील्ड। क्योंकि प्रोटॉन का जो रेजोनेंस है वो उसी फील्ड पर होगा जो हम उसको दे रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और वो उस पर रेजोनेट नहीं करेगा जो उसको वो फील कर रहा है, वो सिर्फ उस पर रेजोनेट करेगा जितना हम उसको दे रहे हैं। देखो इसको आप अगर डिजिट में समझना चाहें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 300 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है तो एन अनशील्डेड नेकेड प्रोटॉन, अनशील्डेड का मतलब जब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है आसपास, हम ये मान के चल रहे हैं कि अकेला प्रोटॉन है, उसके पास कहीं कोई आसपास बॉन्डिंग नहीं है। नेकेड प्रोटॉन का मतलब कहीं कोई बॉन्डिंग शो नहीं कर रहा, अकेला आइसोलेटेड प्रोटॉन हम इसको बोल सकते हैं यहां पर। तो
तब इसके लिए क्या हुआ कि ये प्रोटॉन एब्जॉर्ब एनर्जी फॉर फ्लिपिंग। इसको अगर फ्लिपिंग करनी है यानी अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट में जाना है, तो जो फ्लिपिंग के लिए जो भी इसको 300 मेगाहर्ट्ज पर जितना इसको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसकी वैल्यू है ये 70,459 गॉस, और अगर आप इसको टेस्ला में लिखेंगे तो 7.0 समथिंग टेस्ला करके आ जाएगा ये, ठीक है। तो इतना उसको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैं सिर्फ 459 बोलूंगी, बार बार 70,459 बहुत लंबा हो जाएगा, तो 459 से आप समझ लीजिएगा इसको कि 70,000 उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो बट अ प्रोटॉन शील्डेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, तो एक नेकेड प्रोटॉन को चाहिए कितना, उसको चाहिए तो ये 459, ठीक है। और लेकिन अब क्या है, प्रोटॉन ये है नेकेड प्रोटॉन के लिए, लेकिन प्रोटॉन नेकेड तो रहता नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन तो हमेशा बॉन्डेड रहेगा, कंपाउंड है हमारे पास तो वो तो बॉन्डेड रहेगा, और अगर वो बॉन्डेड रहेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो प्रोटॉन शील्ड हो जाएगा उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। आप ये भी समझ सकते हैं कि प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, आप ऐसे समझ लीजिए तो भी एक शील्ड बन गई है, ठीक। तो जो अब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे वो इसको फील नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहां से जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक। तो प्रोटॉन शील्डेड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल रिक्वायर्स द एप्लीकेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्गर फील्ड टू कॉम्पनसेट फॉर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इट्स प्रोटॉन। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा और इंक्रीज करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ये जो प्रोटॉन है इसको उतना ही मिल पाए जितने पर इसको रेजोनेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ प्रोटॉन इज शील्डेड बाय से 1 गॉस, सपोज जो हमने ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है अगर ये 1 गॉस था, ठीक है, चाहिए इसको कितना था 45, ये 70 और लिख देती हूँ फिर कभी कंफ्यूज हो जाना है, 70,459, ठीक है। और इस पर 1 गॉस उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये कितना फील कर पाएगा, ये फील कर पाएगा 7459 में से अगर हम 1 को माइनस करें, क्योंकि हमने अभी एच इफेक्टिव कैसे निकाला था, एच नॉट माइनस एच इंड्यूस्ड, ठीक है। तो वही यहां पर लिखा हुआ भी है कि 1 गॉस इसको मिल रहा है, मतलब 1 गॉस से सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, तो व्हेन द अप्लाइड फील्ड कितना है, अप्लाइड फील्ड हमारा 7459 है, तो जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है प्रोटॉन अब कितना हो जाएगा 7458। क्यों, क्योंककि एच इफेक्टिव हमारा क्या फॉर्मूला था, एच नॉट माइनस सिग्मा एच नॉट, ठीक है। और 7459 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो 7458 बचेगा, यानी अब जो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन है उसको कितना मिल रहा है, खाली 7458। लेकिन इस पर तो रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस तो पॉसिबल है सिर्फ इस वाले पर 7459 पर ही, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब फ्रीक्वेंसी मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वो पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड उसको चाहिए ही चाहिए, तो ये सब फिक्स्ड वैल्यू होती हैं, तो इतने पर ही वो रेजोनेट करेगा, यहाँ एच इफेक्टिव पर वो रेजोनेट नहीं करेगा। तो अब इससे क्या हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दें, तो एट दिस मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉन विल नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी फॉर फ्लिपिंग। 7458 पर ये प्रोटॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो इफ द अप्लाइड फील्ड इज इंक्रीज टू 460, अब अगर हम ये जो 459 लगा रहे थे इसमें अगर हम +1 कर दें तो कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या, अब इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो 7460 में से, क्योंकि 1 गॉस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये तो चाहे हम कितना ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें वो जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड भी तो रहेगा ही रहेगा। तो 7460 में से हम अगर हम 1 को माइनस करें तो हमारी वैल्यू 7459 आ जाएगी, यानी वही वाली वैल्यू आ जाएगी जितना पर इसको रेजोनेंस शो करना है। तो द इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस बाय द प्रोटॉन विल बी 7459, क्योंकि अभी भी हमें इसमें से 1 को तो माइनस करना ही पड़ेगा जो एच इफेक्टिव है, अब इसको एच इफेक्टिव जो है उतना मिलेगा जितना इसको रेजोनेंस के लिए जरूरी है। तो एट दिस फील्ड प्रोटॉन विल एब्जॉर्ब एनर्जी विच ब्रिंग्स दिस प्रोटॉन इनटू रेजोनेंस। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी प्रोटॉन कभी शील्डिंग, अगर वो शील्डेड होगा इलेक्ट्रॉन से और इस तरह से शील्डेड होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज इसमें यहां पर डायग्राम की हेल्प से बताई हुई भी है। तो देखिए ये हमारा नेकेड प्रोटॉन था, नेकेड प्रोटॉन के लिए जो एब्जॉर्बेंस, जो इसकी फ्रीक्वेंसी जिस पर ये एब्जॉर्ब कर रहा था वो तो थी 300 मेगाहर्ट्ज, और जो फील्ड था वो था 7459 गॉस, ठीक है। तो इस पर ये एब्जॉर्ब कर रहा था नेकेड प्रोटॉन, लेकिन जैसे ही शील्डिंग शुरू हुई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग है, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग की वजह से क्या हुआ, इस पर सेकेंडरी फील्ड
डेवलप हुआ, जिसको हम 1 गॉस मान के चल रहे हैं। तो अब जो इफेक्टिव फील्ड आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 7458। तो 7458 पर ये डज नॉट एब्जॉर्ब, ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 7459 को इंक्रीज कर देंगे 1 गॉस से। तो अब जो ये फील करेगा इफेक्टिव फील्ड वो हो जाएगा 7459, और इसी पर ये क्योंकि एब्जॉर्ब करना था तो अब ये इजीली इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो if all the protons will be shielded by the same amount, they would all be resonance at the same combination of frequency and magnetic field। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या था फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक फील्ड का, 300 मेगाहर्ट्ज और 7459, ये प्रोटॉन के लिए फिक्स थी। ठीक है, तो अगर हमारे कंपाउंड में, क्योंकि हमारा जो कंपाउंड है वो तो बहुत सारे प्रोटॉन से मिलकर बना और डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में होते हैं वो प्रोटॉन्स, तो अगर वो सारे ही प्रोटॉन्स इस सेम अमाउंट से शील्डेड होंगे तो सारे ही प्रोटॉन के लिए फिर तो हमें सिर्फ एक ही सिग्नल मिलेगा। जितने भी कंपाउंड्स हम ले लें सब में प्रोटॉन्स होते हैं, और सारे ही प्रोटॉन्स अगर सेम अमाउंट से शील्डेड होंगे तो सबके लिए रेजोनेंस के लिए जो हमारा कॉम्बिनेशन चाहिए फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक फील्ड का फिर तो यही रहेगा। तो फिर सारे प्रोटॉन्स के लिए हमें सेम सिग्नल मिलेगा। फिर हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा प्रोटॉन का कैसा एनवायरनमेंट है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। प्रोटॉन क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट उसकी शील्डिंग को कम या ज्यादा करते रहते हैं। ठीक है, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, जैसे इसमें आगे लिखा हुआ है कि फॉर्चुनेटली प्रोटॉन्स इन डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट आर शील्डेड बाय डिफरेंट अमाउंट्स। जो शील्डिंग होती है उनकी अलग अलग अमाउंट की होती है क्योंकि वो अलग अलग केमिकल एनवायरनमेंट में रहते हैं। अभी हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियो में कि कैसे वो डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो दिस इज बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ शील्डिंग डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा हर कंपाउंड में सेम नहीं होगी। देखिए, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा दें और ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा दें, तो ऑक्सीजन क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा पुल करेगा अपनी तरफ, तो इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर थोड़ी सी कम हो गई तो यहां पर शील्डिंग भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। जबकि कार्बन ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो थोड़ा कम खींचेगा अपनी तरफ, और जब ये कम खींचेगा इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ तो फिर हाइड्रोजन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा होगी। हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहां पर, इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो इसके कंपैरिजन में ये वाला जो न्यूक्लियस है उसकी शील्डिंग भी थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो हर कंपाउंड में क्योंकि प्रोटॉन का डिफरेंट डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट होता है इसलिए उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू भी अलग अलग होती है, और शील्डिंग जो है उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर ही डिपेंड करती है। ठीक, तो द हायर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो उसकी शील्डिंग भी उतनी ज्यादा होगी। हायर इज द शील्डिंग एंड दस हायर इज द फील्ड नीडेड फॉर फ्लिपिंग, और इसीलिए उस शील्डिंग के अकॉर्डिंग ही उसे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिएगा फ्लिपिंग करने के लिए। ठीक है तो ये तो बात की हमने शील्डिंग के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग के बारे में बात की थी जब सर्कुलेट कर रहे थे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हाइड्रोजन के अराउंड तो पाई बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी होते हैं और पाई बॉन्ड भी होते हैं, दोनों बॉन्ड होते हैं। तो अब देख लेते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स उस हाइड्रोजन के पास होगा तब क्या चीज हो जाएगी। तो जैसे विनाइलिक है, कार्बोनिल है और एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं, वो होते हैं डी शील्डेड बाय द सर्कुलेशन ऑफ नियर बाय पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो हमेशा डी शील्डेड होंगे। ये क्यों होंगे ये भी अभी हम आगे समझेंगे। ऑन द अदर हैंड एसिटाइलिनिक प्रोटॉन्स आर शील्डेड ड्यू टू द सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर एसिटिलीन जो होती है जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, और विनाइलिक कार्बोनिल या एरोमेटिक प्रोटॉन्स जो होंगे वहां पर जो है देखेंगे वहां जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी शील्डेड क्यों कर रहे हैं और एसिटिलीन में ये शील्डेड क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है। एसिटाइलिन में हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन, हालांकि दोनों में ही पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे विनाइल ले लो, कार्बोनिल ले लो, एरोमेटिक ले लो, या फिर हम एसिटिलीन लेने हैं तो सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन एसिटिलीन में ये शील्ड क्यों कर रहे हैं और विनाइलिक या कार्बोनिल में ये डी शील्ड क्यों कर रहे हैं। तो इसका कारण क्या हुआ, दिस इज बिकॉज सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अबाउट नियर बाय न्यूक्लियाई यानी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई ऑल्सो जनरेट्स एन इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये तो अभी अभी हमने पढ़ाई। तो जैसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की सर्कुलेशन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है जिसको हम सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे थे, ठीक ऐसे ही पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से भी एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, और दिस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कैन आइदर अपोज और रीइंफोर्स द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड।
पाई इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता है, ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है या तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा या उसको रीइंफोर्स करेगा। रीइंफोर्स का मतलब अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, मतलब उसी की डायरेक्शन में हो जाएगा। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन के केस में ये सिर्फ अपोज कर रहा था, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन के केस में अपोज भी कर सकता है और रीइंफोर्स भी कर सकता है। तो इफ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोजेस द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन ऑफ द प्रोटॉन, तो अगर प्रोटॉन के रीजन में ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा होगा, देन प्रोटॉन इज शील्डेड, तब तो प्रोटॉन शील्डेड होगा। जैसे कि एज मेंशन्ड अर्लियर, जैसे कि हमने सिग्मा बॉन्ड के केस में बताया कि वहां पर जो है वो अपोज कर रहा था, इसलिए वहां पर जो था प्रोटॉन शील्डेड था। तो यहां पर भी वो प्रोटॉन शील्डेड ही होगा अगर वो अपोज करेगा। लेकिन इफ द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड रीइंफोर्स द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी रीइंफोर्स अभी मैंने बताया कि डायरेक्शन उसकी वही होगी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की थी, अपोजिट में नहीं होगी, सेम डायरेक्शन होगी। तो देन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो अब जो वो मैग्नेटिक फील्ड को फील करेगा न्यूक्लियस, वो ज्यादा फील करेगा, क्योंकि अब जो डायरेक्शन हो गई है यहां पर, अगर वो रीइंफोर्स कर रहा है तो ठीक है, तो सेम हो गई है। तो अब जो हम एच इफेक्टिव निकालेंगे वो एच नॉट प्लस एच आई हो जाएगा। पहले हम माइनस आई कर रहे थे, माइनस एच आई कर रहे थे क्योंकि वो अपोज कर रहा था, लेकिन अगर वो रीइंफोर्स करेगा तो हमें उसे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को फील करेगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो लगी रहा है, उसको तो वो फील कर ही रहा है, साथ ही साथ उस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड को भी वो मतलब प्लस हो जाएगा उसमें। तो जैसे अगर हम पहले बात कर रहे थे उस 459 की, तो अब कितना फील करेगा उसमें, फिर वही 1 गॉस अगर सेकेंडरी फील्ड है तो अब वो 460 फील कर रहा है। मैं 70 नहीं लगा रही हूँ बेटा, फिर से ये 70 है इसके आगे, ठीक है, लेकिन 460 पर तो फिर से नहीं होना है रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए तो उसे 459 ही चाहिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कम करना पड़ेगा। पहले हम बढ़ा रहे थे जब वो अपोज कर रहा था, लेकिन अब हमें उसे कम करना पड़ेगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमें 458 वाला लगाना पड़ेगा, यानी 7458 लगाएंगे, तब हम इसमें अगर +1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 7459। तो अब फिर वही एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो शील्डिंग के केस में जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना पड़ रहा था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, डी शील्डिंग के केस में इसको हम बोल रहे हैं, जब रीइंफोर्स कर रहा है ना बेटा, तब हम इसको डी शील्डेड बोलते हैं, क्योंकि अब शील्डिंग नहीं हो रही है उसकी, अब वो डी शील्डेड हो गया, ठीक है। तो डी शील्डिंग के केस में हमें मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी घटाना पड़ेगा, ठीक। तो अभी हम बात करते हैं कि ग्रेटर देन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो सच अ प्रोटॉन इज सेड टू बी डी शील्डेड, और ऐसे प्रोटॉन को हम डी शील्डेड बोलते हैं जब उसका जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है वो रीइंफोर्स करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। अगर वो अपोज कर रहा है तो शील्डेड, और अगर वो रीइंफोर्स कर रहा है या उसी डायरेक्शन में है तो हम उसको डी शील्डेड बोलेंगे, और इस इफेक्ट को हम बोल देते हैं डी शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो कंपेयर्ड विद नेकेड प्रोटॉन, शील्डेड प्रोटॉन रिक्वायर्स हायर फील्ड स्ट्रेंथ। जैसे मैंने आपको बताया, नेकेड प्रोटॉन के कंपैरिजन में अगर हम शील्डेड प्रोटॉन की बात करें, यानी जो बॉन्डेड प्रोटॉन है उसकी बात करें, तो शील्डेड प्रोटॉन को हमेशा हायर फील्ड स्ट्रेंथ चाहिएगी, क्योंकि उसका एच इफेक्टिव होगा हमेशा एच नॉट में से माइनस कर रहे हैं हम एच आई को, जबकि डी शील्डेड प्रोटॉन में रिक्वायर्स आर लोअर फील्ड स्ट्रेंथ फॉर फ्लिपिंग। तो डी शील्डेड प्रोटॉन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फील्ड को कम करना पड़ेगा। कम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अब की बार एच नॉट में वो एच आई बी जो है वो प्लस हो रहा है, ठीक है। तो thus circulation of pi electrons under the influence of applied magnetic field can lead to de-shielding। तो पाई इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन से डी शील्डिंग भी हो सकती है और शील्डिंग भी हो सकती है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलेशन से शील्डिंग हो रही थी, हालांकि कुछ एक कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जहां पर डी शील्डिंग भी होती है, पर मैक्सिमम केसेस में वहां पर शील्डिंग ही होती है, ठीक। किन में होती है डी शील्डिंग वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तो फिलहाल के लिए हम सिर्फ इतना याद करते हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन से हमें शील्डिंग देखने को मिल रही है, पाई इलेक्ट्रॉन से डी शील्डिंग भी मिल रही है और शील्डिंग भी मिल रही है। तो जब डी शील्डिंग मिल रही है तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे शिफ्ट को हम बोल दे रहे हैं पैरामैग्नेटिक शिफ्ट, और जब शील्डिंग मिल रही है तो उसको हम बोल रहे हैं डाईमैग्नेटिक शिफ्ट। शिफ्ट क्या हो रहा है ये भी हम केमिकल शिफ्ट में समझेंगे, बस अभी के लिए फिलहाल आप समझ लीजिए कि ये जो हमारी हो गई पैरामैग्नेटिक, ये हमारी डी शील्डिंग हो गई, और डायमैग्नेटिक जो हो गई वो हमारी शील्डिंग हो गई। तो डी शील्डिंग में हमें क्योंकि फील्ड को कम करना पड़ा था, तो इसीलिए हमें जब प्रोटॉन के सिग्नल्स मिलेंगे वो थोड़े डाउन फील्ड मिलते हैं। डाउन फील्ड का मतलब फील्ड का कम हो जाना, ठीक है। और शील्डिंग वाले के लिए हमें क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना पड़ रहा था, इसलिए हम उसको अप फील्ड शिफ्ट बोल देते हैं, ठीक। अच्छा, अभी हम इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि कैसे वो शील्डिंग और डी शील्डिंग दोनों मिल रही है हमें पाई इलेक्ट्रॉन के केस में।
देखो पहले हम समझ ही लेते हैं कि कैसे हुआ। देखो यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल है वो ओलिफिन प्रोटॉन्स का, यानी आप एल्कीन समझ लीजिए, सिंपल एल्कीन। हम कैसे बनाते हैं सिंपल एल्कीन? सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पर H है, ये H है। सिंपल एल्कीन की बात कर रहे हैं, जो हमारी इथीन है समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटॉन कहाँ है? सबसे पहले प्रोटॉन ढूंढना है। प्रोटॉन कहाँ पर होगा? जहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ही तो हम प्रोटॉन बोल रहे हैं। तो ये वाले जो पोर्शन है जहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ये हमारा जो है प्रोटॉन का पोर्शन हो गया, प्रोटॉन का रीजन हो गया, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ दिखा रखा है, ये सी है, ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया सी, और सी से इधर यहाँ जहाँ पर शो नहीं कर रखा है ये बेटा एच है। यहाँ पर कोई भी कंपाउंड, मतलब अगर हम कोई इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो CH3 लगा देंगे, ठीक है। मैं सिंपल एल्कीन की बात कर रही हूँ तो इसलिए हमने ये H लगा दिया, ठीक। हमने क्या करा, नीचे से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दिखा दिया। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे से ऊपर दिखा रखी है। इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही लगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेट करेंगे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, ठीक है। ये ऐसे जो है सर्कुलेट कर रहे हैं इस तरह से, ठीक। क्योंकि पाई बॉन्ड कैसे होता है, पाई बॉन्ड हमारा ऐसे ही मिलके तो बना हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे यहां पर सर्कुलेट कर रहे हैं, और इस सर्कुलेशन की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रखी है। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की साइड आप देखें तो ऐसे, जैसे अभी हमने सिग्मा इलेक्ट्रॉन के केस में डिस्कस किया था कि बाहर की साइड उसकी डायरेक्शन बिल्कुल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जैसी डायरेक्शन थी, लेकिन जैसे ही अंदर की साइड वो आया उसकी डायरेक्शन जो हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, ठीक। एक बार मैं फिर से इसको जरा सब कुछ डिलीट कर देती हूँ, आप फिर से देख लीजिएगा इसको। कहाँ गया? अरे भैया ये रहा, देखो, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, अगर मैं यहां प्रोटॉन बना दूं तो, ठीक, तो ये डायरेक्शन ऐसे है, और जब ये अंदर आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी जब ये इन इलेक्ट्रॉन्स के पास आ रहा है, ठीक। तो हमारे प्रोटॉन के पास आप देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन कैसी है, जैसे हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे आप यहां देख लीजिए चाहे इधर देख लीजिए, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। प्रोटॉन के पास दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो जब प्रोटॉन के पास डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को री इन्फोर्स कर रहा है। तो अब जो ये प्रोटॉन है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, यानी H इफेक्टिव जो होगा वो क्या हो जाएगा, H नॉट तो फील कर ही रहा है, साथ ही साथ ये इस HI को भी फील करेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको प्लस कर रहे हैं, ठीक। तो अब जब ये प्लस करें तो ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा, जबकि हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें तो उतना ही चाहिए जितना हमने फील्ड लगाया हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, अप्लाइड फील्ड को थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं। थोड़ा सा कम कर देंगे तो जब मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया, तो ये फिर एग्जैक्ट वही मैग्नेटिक फील्ड ये फील करेगा जिस पर कि इसको रेजोनेंस शो करनी है, ठीक। तो आपने देखा यहां पर ये वाला जो पोर्शन था, बाहर वाला जो पोर्शन है, वो हमारा डी शील्डेड रीजन हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन जैसी ही इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जबकि जो ये बीच वाला पोर्शन है, कार्बन कार्बन के जो बीच वाला पोर्शन है, वो हमारा शील्डेड रीजन कहलाया। शील्डेड क्यों कहलाया? क्योंकि वहां पर जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की, वो ठीक ऑपोजिट होगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। और इधर की साइड फिर से वो डी शील्डेड है, क्योंकि यहां पर फिर से वो प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन के पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल वही है जो अप्लाइड फील्ड की है। यही चीज आप यहाँ पर भी देख लेते हैं, एल्डिहाइडिक प्रोटॉन जो हमारे प्लानर मॉलिक्यूल्स हैं, देखो C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। हमारा हाइड्रोजन कहाँ पर है, ये, यानी हाइड्रोजन के बारे में ही हमें बात करनी है। R है तो यहाँ पर भी कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप होगा, और एल्काइल ग्रुप में हाइड्रोजन प्रेजेंट ही होंगे, ठीक। फिर से हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया यहाँ से, इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन, पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर है, तो यहीं तो सर्कुलेट करेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड छोड़ के तो कहीं जाएंगे नहीं, तो इसका सर्कुलेशन यहीं पर होगा। और सर्कुलेशन की वजह से जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप डायरेक्शन देख लीजिए, यहाँ पर है, तो यहाँ इधर वाले रीजन, ये पूरा रीजन, जो ये वाला पूरा रीजन है, वो हमारा डी शील्डेड रीजन है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन जो अप्लाइड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की है वो बिल्कुल वही है जो हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की है, ठीक। फिर जो ये बीच वाला पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन फिर से ऐसी हो जाएगी, ठीक है, तो ये शील्डेड रीजन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज कर रहा है। और फिर हम इधर की साइड जाएं, ये वाले रीजन में, तो ये वाले रीजन में क्योंकि हमारा प्रोटॉन यहां पर है, और प्रोटॉन के पास इसकी डायरेक्शन हमारी ऐसे आ रही है, ठीक, यानी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जैसी ही आ रही है। तो बिल्कुल ये ओलिफेनिक प्रोटॉन जैसा ही केस हुआ। तो यहां पर भी हमारा जो है ये डी शील्डेड रीजन में आया प्रोटॉन, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें एसिटिलीन की, तो एसिटिलीन का क्योंकि ओरिएंटेशन ऐसा, ये सब कुछ बेटा डिपेंड करता है हमारे मॉलिक्यूल का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंटेशन कैसा है, ठीक है। तो यहां पर ओरिएंटेशन एसिटिलीन का क्या होता है, ये बिल्कुल पैरेलल होती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे लग रहा है, और हमारा कंपाउंड का ओरिएंटेशन यानी एसिटिलीन का ओरिएंटेशन वो भी ऐसा ही है, वो कुछ इस तरह से ओरिएंटेड है, बिल्कुल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, ठीक है।
तो अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन कार्बन के बीच में ये इस तरह से यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं, ठीक। इनके सर्कुलेशन से फिर वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और डायरेक्शन क्या हो रही है, ये फिर यहाँ और फिर यहाँ पर इस तरह से आ रही है, ठीक। अगर हम इसी लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस को थोड़ा सा और बड़ा करके बनाएं तो फिर ये ऐसे बन जाएगी। तो प्रोटॉन के पास आप देख रहे हैं ठीक उल्टी डायरेक्शन, ये प्रोटॉन है, यहाँ पर है प्रोटॉन, और ये यहाँ पर है प्रोटॉन, ठीक। तो प्रोटॉन के पास जो देख रहे हैं आप, इसकी डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी जा रही है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर लग रहा है और प्रोटॉन के पास ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, तो यानी अपोज कर रहा है, और अपोज कर रहा है इसीलिए ये पोर्शन जो है हमारा शील्डेड रीजन है। फिर इधर वाला फिर से डी शील्डेड है, लेकिन इधर से हमें कोई मतलब ही नहीं इधर और इधर से, क्योंकि यहाँ तो प्रोटॉन है ही नहीं, प्रोटॉन तो हमारे बिल्कुल बीचों बीच है, और बीचों बीच वाला रीजन हमारा शील्डेड रीजन है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर एसिटिलीन वाले प्रोटॉन के केस में हमें शील्डिंग देखने को मिलती है, जबकि एल्कीन या एल्डिहाइड या एरोमेटिक की बात करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर हमें डी शील्डिंग मिलती है। तो इन एडिशन, अब आगे क्या लिखा हुआ है, द इफेक्ट्स आर डी शील्डिंग इन सर्टेन डायरेक्शन, कुछ डायरेक्शन में तो ये डी शील्डिंग है और कुछ डायरेक्शन में ये शील्डिंग है। तो इस कारण से जो इफेक्ट्स हैं, जो हमारे डी शील्ड, ये जो भी हम इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, उनको हम एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट बोलते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन के केस में हमने बात की थी कि वो आइसोट्रॉपिक है, क्योंकि वो सारी डायरेक्शन में सेम है, सब जगह शील्डिंग ही लग रही है। लेकिन यहां पर क्या है, आपने 3 एग्जाम्पल देखे और तीनों एग्जाम्पल में कुछ रीजन तो शील्डेड रीजन है, कुछ रीजन डी शील्डेड रीजन है, तो इसलिए हम एनाइसोट्रॉपिक, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट बोल दे रहे हैं। तो वेदर एरोमेटिक, विनाइलिक, कार्बोनिल या एसिटाइलिनिक प्रोटॉन्स आर डी शील्डेड और शील्डेड, चाहे वो डी शील्डेड हो या शील्डेड हो, ये डिपेंड किस चीज पर करता है, डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में इन मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन कैसी है, इस पर डिपेंड करेगा कि वो डी शील्डेड होंगे या शील्डेड होंगे। जनरली जो लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं आर अलाइंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो एसिटिलीन हमारा लीनियर है, लीनियर मतलब एक लाइन में, तो एसिटिलीन हम ऐसे ही तो बनाते हैं, ये इस तरह से बना देते हैं, यहाँ पर C और ये H और ये H, तो ये एक ही लाइन में है, तो लीनियर मॉलिक्यूल है। और लीनियर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमेशा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल होते हैं, एंड दस हाइड्रोजन आर शील्डेड ड्यू टू द एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट। और ये हाइड्रोजन जो है वो शील्डेड हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास जब हमने देखा तो उन इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट आई, ठीक। On the other hand, planar trigonal molecules are oriented perpendicular to the applied magnetic field। जबकि हमारे ये जो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया, ट्राइगनल प्लानर मॉलिक्यूल, ट्राइगनल प्लानर कैसे बोल रहे हैं, कार्बन कार्बन ये, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन मिलके एक ट्राइगनल प्लानर बना रहा है। आप लोगों को बेसिक हाइब्रिडेशन तो पता ही होगा। तो यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हमेशा ट्राइगनल प्लानर होते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है, ये जो हमारे एल्डिहाइडिक प्रोटॉन दिखाएं या फिर हम ओलिफिनिक प्रोटॉन दिखाएं, ये हमेशा किस तरह से ओरिएंटेड रहेंगे, अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो इनका ओरिएंटेशन होगा ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनके हाइड्रोजन जो होते हैं वो डी शील्डेड होते हैं, ठीक। तो ये पूरा बेटा आज मैंने थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे करना है स्टार्ट केमिकल शिफ्ट, और केमिकल शिफ्ट को समझने के लिए शील्डिंग और डी शील्डिंग को समझना बहुत जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।